हेलो बच्चों, मैं मंजू गुप्ता। आज से मैं आपको क्लास 5th डी में हिंदी फर्स्ट आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। हिंदी फर्स्ट हिंदी व्याकरण एवं रचना की हमारी बुक का नाम है। तो आइए हम आज से अपना क्लास शुरू करें। आप अपनी किताब सामने खोल कर रखिए ताकि जो हम समझा रहे हैं वो आपकी समझ में आ सके। लेसन 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, ये हमारे पहले लेसन का नाम है। तो हम आज आपको फर्स्ट लेसन से आपका स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी फर्स्ट। भाषा, लिपि और व्याकरण। वैसे तो आप पिछले क्लास में भी आपने देखा होगा कि आपने हिंदी फर्स्ट में लेसन 1 में यही चीज पढ़ा है और इसी को क्लास 5th में भी पढ़ाया जा रहा है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है। तो पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा उसी से मिलता जुलता ये चैप्टर आपका है। क्लास में अपने शुरू करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग लाइन में ही लिखा हुआ है कि बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में भाषा के संबंध में बहुत कुछ पढ़ा है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपने जाना 4th क्लास में कि भाषा किसे कहते हैं, लेकिन अब हमको ये जानना है कि हमें भाषा की आवश्यकता हुई क्यों। आखिर क्या कारण था कि हमको भाषा की आवश्यकता हुई। बुक के हिसाब से कहा जा रहा है कि प्रारंभ में जब भाषा नहीं थी, यानी बोलचाल का कोई माध्यम नहीं था, तब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को कुछ संकेतों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाता था। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य जंगल में तेज हवा के चलने से पेड़ों की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज तथा नदी झरनों की ध्वनियों को सुनता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भाषा नहीं थी, किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं थी, तब मानव के अंदर ये विचार आया कि हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको किस तरह से व्यक्त किया जाए। उनको व्यक्त करने के लिए उन्होंने संकेतों को माध्यम चुना। संकेतों के द्वारा उन्होंने अपनी भाषा को व्यक्त करना शुरू किया। फिर उसके बाद जंगल में जैसे तेज हवा अगर चलती है तो जो आवाज पेड़ पौधों के द्वारा हमें सुनाई देती है वो भी एक भाषा का माध्यम बना। पशु पक्षियों की आवाज, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ये हमारी भाषा है, लेकिन इसी प्रकार से जो हमारे जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं उनकी भी कुछ आवाजें होती हैं। उन आवाजों को भी भाषा का माध्यम बनाया गया। इसके बाद नदी, झरने, इनके भी स्वर, इनके भी जो आवाज थे, धीरे धीरे करके भाषा का ये माध्यम बन गया। दूसरी तरफ से कहा जाता है धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं एवं संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए वह पत्थरों, चट्टानों, पेड़ों के तनों तथा जमीन के ऊपर कुछ चिन्हों एवं संकेतों को बनाने लगा। तात्पर्य है कि जैसे जैसे विकास होता गया मानव का, उसके अंदर कुछ नई नई चेतनाएं जागृत होने लगी जिनको वो व्यक्त करना चाहता था, लेकिन भाषा तो थी नहीं। लेकिन अब उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसने कुछ तो जरिया चुना। जैसे अभी हमने बताया कि ध्वनि यानी आवाज को माध्यम बनाया। पहले वो पेड़ों की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, नदी झरनों की आवाज, इन सबको सुनता गया। उससे उसके अंदर भावों की उत्पत्ति हुई। अब वह उन भावों को व्यक्त करने के लिए जो बड़े बड़े चट्टान थे, पहाड़ थे, जो पत्थरों से बने हुए थे,
उस पर मनुष्य ने चित्रों को उकेरना यानी उस पे चित्र बनाना शुरू किया। शुरू में उसने जानवरों के चित्र बनाए। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जो भी उसके दिमाग की उपज हुई, उसने उन पत्थरों पर उसको बनाना शुरू किया। चट्टानों पर भी बनाया। जब थोड़ा और इच्छाएं जागृत हुई, थोड़ा सा और विकास हुआ, तो उसने पेड़ पौधों पर भी बनाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े जो मोटे मोटे पेड़ के तने होते थे, उन पर भी उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो जमीन पर, जैसे रेत है, मिट्टी है, तो उन पर भी उसने चित्र बनाना शुरू किया, अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया। तो ये हमारी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं जो भाषा को व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने चुना। जैसे जैसे विकास होता गया, उसके विचार और मनोभाव यानी मन के जो भाव, मनोभाव का अर्थ होता है कि मन के जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको ही मनोभाव कहते हैं। उसने अपने उन विचारों को संकेतों के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाने शुरू किया। जैसे जैसे उसमें सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य में धीरे धीरे सभ्यताएं जागृत होने लगी। वो अपने विचारों को और अच्छे से व्यक्त करने के लिए तरीके सोचता गया, जिसके परिणाम स्वरूप भाषा का विकास हुआ, यानी भाषा की आवश्यकता हुई। तो भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? कि मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता हुई, ये हम कह सकते हैं। अब इसी को अगर हमको परिभाषा के रूप में अगर हमको व्यक्त करना है, तो हम कहेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावनाओं को एक दूसरे तक प्रकट करने के लिए प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों एवं भावों को व्यक्त करने उनको समझते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कहते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं और साथ साथ दूसरों के भावों एवं विचारों को समझते भी हैं। तो ये हमारी भाषा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बातों को ही व्यक्त करते हैं, नहीं, भाषा आमने सामने एक दूसरे के विचारों को व्यक्त किया जाता है। दूसरों के भावों और विचारों को भी सुनना पड़ता है, जिससे हम भाषा को अच्छे से समझ सकें। यानी हमने अपनी बात को अगर व्यक्त किया, तो हम जिससे इस बात को व्यक्त कर रहे हैं उसके अंदर भी तो भाव और विचार होंगे, उसकी अपनी सोच होगी, वो भी तो हमें कुछ कहना, कुछ समझाना, कुछ बताना चाहेगा। तो ये हमारी भाषा का रूप हो गया जो आदान प्रदान के माध्यम से बने। अब इसके बाद हम और आगे आते हैं, तो इसमें है भाषा के रूप। तो अब हम जानेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला, लिखित भाषा, जो हम लिख करके अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। दूसरा है मौखिक रूप। मौखिक रूप यानी जो हम बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जितने देश मिलेंगे उतनी तरह की भाषाएं होंगी। हमारा अपना भारत देश ही ले लीजिए, जिसमें 29 राज्य हैं, प्रदेश जिसको कहते हैं। तो हर प्रदेश में आप देखेंगे कि उसकी भाषा, उनकी बोली अलग अलग होती है, उनमें कुछ बदलाव होता है। अब भारतीय भाषाएं, जिसको अभी हमने आपको समझाया कि भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है।
अब ये अलग अलग प्रदेशों में जो समझे जाते हैं उनको ही हम कहते हैं प्रादेशिक भाषाएं। इन प्रादेशिक भाषाओं को जो हम अपने प्रदेशों में बोलते हैं, यानी जो भाषा जिस प्रदेश में बोली और समझी जाती है वह उस प्रदेश की प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे पंजाब प्रांत का उदाहरण दिया गया कि पंजाब प्रांत में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी भाषा कहलाती है। उसी प्रकार से कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी। इस प्रकार से हर प्रदेश की अपनी एक अलग भाषा होती है। इन्हीं को हम बोली के नाम से भी जानते हैं। जैसे असम राज्य की जो भाषा है या वहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषा है उसको कहते हैं असमिया। पश्चिम बंगाल की भाषा है बांग्ला, तमिलनाडु का तमिल, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, जम्मू और कश्मीर का डोगरी या कश्मीरी भी इसको बोलते हैं, गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी, दिल्ली हिंदी, बिहार में हिंदी, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, झारखंड में हिंदी, राजस्थान में हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाएं बोली जाती हैं, हरियाणा में हिंदी, मणिपुर में मणिपुरी। ये तो हमारे प्रदेश की भाषाएं हैं जो हमने अभी आपको समझाया बताया। ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो अपनी बुक से देख करके उसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जो अधिकांश देशों में यानी अधिक से अधिक देशों में बोली व समझी जाती है। तो अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रमुख देशों के नाम और बोली जाने वाली भाषा। जैसे अभी हमने आपको इसके ऊपर में समझाया कि प्रदेश और उनकी बोलियां, ये तो हमारे अपने देश की बोलियां, प्रदेश की बोलियां थी जो हमारे देश के अलग अलग प्रदेश हैं उनमें बोली जाने वाली बोलियां। लेकिन अब हम आगे जब जानेंगे तो उसमें दिया है कि प्रमुख देशों के नाम और बोली जाने वाली भाषा, यानी अब हम अलग अलग देशों के नाम पढ़ेंगे और उनमें कौन सी भाषा बोली जाती है इसको समझेंगे। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी भाषा, जापान में जापानी भाषा, पाकिस्तान में उर्दू भाषा, संयुक्त अरब अमीरात में अरबी, ईरान और इराक में फारसी, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। अब हम अभी तो ये जाने कि देश और उनकी बोलियां। अब हम ये जानेंगे कि बोली कहते किसको है, बोली किसे कहते हैं, क्या है ये बोली। तो कहा जा रहा है कि यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है जो एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि जो बोली है वह हर जगह उसको बोला जा सके। अभी हमने आपको बताया कि ये केवल सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है, जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है। इसकी कोई अपनी अलग से लिपि नहीं होती। ये हम अपने निजी जीवन में बोलचाल में जो भाषा प्रयोग करते हैं उनको ही हम बोली कहते हैं।
बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है। हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली। तो ये जैसे अभी हमने प्रदेश में आपको बताया कि प्रदेश की बोली होती है, उसी तरह से ये जो मान लीजिए पहला दिया है ब्रज भाषा, तो ये मथुरा की तरफ जब आप जाएंगे तो उधर में आपको हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन वहाँ की जो लोक भाषा जिसको कह सकते हैं, जो लोकल के लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो वो हमारी होती है ब्रज भाषा, जो उधर के ही लोग उसको बोलते हैं। हम आप उस बोली को नहीं बोल पाएंगे। इसी प्रकार से अवधी दिया गया है, तो अवधी भाषा अयोध्या की तरफ जब आप जाएंगे तो उधर में उस तरफ जो बोली बोली जाती है उस भाषा को कहते हैं अवधी भाषा। भोजपुरी जो हमारे इधर के लोकल की जो बोलचाल की जो भाषा है वो भोजपुरी है। इसके बाद खड़ी बोली, तो खड़ी बोली हिंदी जो हम आप बोलते हैं उसको ही कहते हैं। इसके बाद आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो विशेष प्रकार के चिन्हों का जो हम प्रयोग करते हैं, जो लिखने के जो तरीके होते हैं, उसको ही कहते हैं लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, संस्कृत की लिपि देवनागरी। तो जिस तरह से हम शब्दों को लिखते हैं, जो लिखने का जो हमारा तरीका होता है, वही तरीका ही हमारा लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और इसे राष्ट्रलिपि भी कहा जाता है। कहने का मतलब राष्ट्रलिपि से मतलब जितने भी हमारे राजकीय कार्य होते हैं, ऑफिशियल जो कहते हैं, वो सब हमारा हिंदी यानी देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं। अब इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह ज्ञान है जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगर व्याकरण ना हो तो हम जो पढ़ते हैं या जो लिखते हैं उसकी शुद्धता का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये व्याकरण ही है जो हमें ये बताता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं अथवा गलत। जो हम लिख रहे हैं वो हमने सही लिखा है अथवा गलत लिखा है। इस चीज को सिर्फ व्याकरण ही है जो ये बताता है कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है। व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा को शुद्ध रूप से जानना असंभव है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम कह रहे हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो ये सही बात है। अगर हम मान लीजिए हम हिंदी ही बोल रहे हैं और हिंदी बोलने के लिए हमको अगर शब्दों का ज्ञान ना हो, वर्णों का ज्ञान ना हो, वाक्य क्या है, अगर इस चीज का ज्ञान ही ना हो तो हम शुद्ध बोल ही नहीं सकते हैं। हमें उस भाषा का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अब इसको अगर हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद दिया है उदाहरण के लिए नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्यों को व्याकरण के अनुसार शुद्ध करके लिखिए। यानी अशुद्ध और शुद्ध करके यहाँ पे हमको दिखाया गया है। ये व्याकरण ही है जो ये बताता है कि हम जो लिखे हैं या पढ़ रहे हैं वो सही है अथवा गलत है। तो जैसे कि यहाँ एक तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि अशुद्ध वाक्य दिया गया है और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य। तो पहले हम अशुद्ध वाक्यों को पढ़ते हैं। जैसे पहला दिया गया है कि मोहन नाच रही है, तो ये अशुद्ध हो गया
क्यों? क्योंकि मोहन लड़के का नाम है और लड़के के साथ रहा है सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, तो इसलिए ये अशुद्ध हो गया। अगर इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे तो लिखेंगे कि मोहन नाच रहा है। अब इसके बाद से दूसरा है लड़की लिख रही है, लड़की लिख रहे हैं। तो यहाँ एक वचन में एक वचन के कर्ता के साथ क्रिया भी हमारी एक वचन की लगती है, तो इसलिए ये वाक्य हमारा अशुद्ध हो गया। यहाँ पे लड़की एक वचन में है तो इसके साथ हमारी क्रिया भी, सहायक क्रिया भी एक वचन की लगेगी। तो हमारी क्रिया हो गई लड़की, या तो हम लड़की लिख रही है लिखेंगे, या अगर सहायक क्रिया हमारी बहुवचन की है तो हमको उसके साथ कर्ता का जो शब्द होगा वो हमारा बहुवचन का लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको सहायक क्रिया के अनुरूप अगर बदल रहे हैं तो हम लिखेंगे कि लड़कियां लिख रही हैं। तीसरा है जाना है मुझे कल वाराणसी। तो अब हमारा शुद्ध शब्द हो गया मुझे कल वाराणसी जाना है। चौथा है मैं तेरे से नाराज हूं। शुद्ध हो गया मैं तुमसे नाराज हूं। तो इस तरह से ये हमारे शुद्ध और अशुद्ध दोनों वाक्य जो बुक में दिए गए हैं उसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद से आता है पाठ का विशेष। आज मैं आपको एक चीज ये भी समझा दे रही हूं कि हर पाठ में 2-4 लाइनें विशेष की आएंगी। ये विशेष प्रश्न जो होते हैं ये हम पाठ से ही दिए गए होते हैं, इसको हमें पढ़ना होगा। पढ़ने के साथ साथ इसको हम याद भी करते जाएंगे, ताकि अगर विशेष प्रश्नों से भी प्रश्न हमको परीक्षा में पूछे जाएं तो हमें लिखने में आसानी हो सके। विशेष में कहा जा रहा है कि बच्चा जिस भाषा को अपने घर में सबसे पहले सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। यानी कोई भी बच्चा है वो घर में सबसे पहले वो अपने माता पिता के संपर्क में आता है, परिवार वालों के संपर्क में आता है। तो बच्चा घर में रह करके जब वो एकदम छोटा है, बोलना सीख रहा है, उस दौरान वह जिस भाषा का प्रयोग करता है वो उसके परिवार से सीखी गई भाषा होती है और उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है कभी कभी हम संकेतों के द्वारा भी अपने बात एवं विचार व्यक्त करते हैं। यह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। व्याकरण में इसे भाषा नहीं माना जाता है। हाँ, ये सही है कि सांकेतिक भाषा होती है जो हम संकेतों के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण इसको मान्यता नहीं देता है। व्याकरण ने केवल भाषा के 2 रूप को ही मान्यता दी है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा का व्याकरण में स्थान नहीं है, लेकिन हम इसका प्रयोग निजी जीवन में करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस संकेतों के माध्यम से हमारी सुरक्षा का कार्य करता है। अगर सड़क पर, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ना हो और वो संकेतों के माध्यम से हमारी सुरक्षा ना करे तो हम रोज दुर्घटनाग्रस्त होते रहेंगे। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम अपने निजी जीवन में करते हैं। व्याकरण में इसको स्थान नहीं दिया गया है। तो ये हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद से जो अभ्यास के जो प्रश्न होंगे वो हम आपको PDF के द्वारा देते जाएंगे। होमवर्क में हम आपको इतना ही कहेंगे कि आप विशेष प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिएगा। इसको हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जिसको आप अपने किसी भी पुराने रफ कॉपी में लिखने और याद करने की कोशिश करते रहिएगा। तो ये हम आज आपका कार्य दे रहे हैं। विशेष प्रश्न
दो ही लाइन के इसमें विशेष प्रश्न आए हैं जिनको आप अगर पढ़ेंगे तो इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी।